तो बच्चों में सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है और ये कहा जाता है कि बच्चों को सुनना चाहिए। तो उस लड़की ने जब मेरे से बात करी तो मुझे दृश्य दिख जाता है कि वो लड़की कहाँ खड़ी है। खिड़की के पास खड़ी थी, गली के मुंह करके खड़ी थी, ब्लू कलर की दीवार थी, लाइट मध्यम थी। मैंने उसको बताया, मैंने उसको अक्सर बताया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी खिड़की के नीचे एक लड़का अक्सर आता है, अभी भी खड़ा। कहती हाँ मैम। तो मैंने कहा बंद करो, ये लड़का ठीक नहीं है। क्या ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं? किस लगन में आप पैदा हुए हैं, किस लोक से आप आए, आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ बचता है, किसके साथ बचता है। हस्बैंड की जो डेथ हुई, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी। उनका जो बेटा था उसके बारे में बताया कि रेड और वाइट कलर की स्कूटी थी, दिवाली से ठीक 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। जब एक ह्यूमन बॉडी छोड़ के एक जीव चला जाता है तो उसको बार बार दुखी होके कॉल करना, रिकॉल करना, उसको याद करना, उसको सोच सोच के आंसू बहाने का मतलब उसको कष्ट देना। आप अगर किसी टूल के माध्यम से किसी स्पिरिट को बुलाते हैं और वो स्पिरिट आने की जगह कोई और स्पिरिट आ जाए या उसके साथ कोई और आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा होता है कि जैसे कहीं डेथ होने वाली होती है ना, तो वो मुझे 3-4 दिन पहले पता चलता है उस घर में डेथ हो। मेरे ससुर ने मुझे बहुत तंग किया, सास ने बहुत तंग किया, मैं शादी नहीं बनाऊंगी। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर ने गुणधर्म किए आपके साथ, जीव ने नहीं किए। जीव शाश्वत है, जीव परमात्मा का अंश है। आप श्राद्ध करते हैं उसकी शांति, उसकी तृप्ति के लिए, तो करना चाहिए। हस्बैंड दूर रहता है, आता नहीं है, बेटी का घर नहीं बसा हुआ, जेठानी ने आत्महत्या कर ली, हर जगह पे लेडी 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 ही दिखी। तो मैंने बोला मुझे कुंडली दिखाओ पहले आप। दादाजी ने किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार किया था तो वो जाने से पहले कुछ श्राप दे गई, मनी मन कोस के चली गई, कुछ करके चली गई। तब से वहाँ कोई लेडी ठीक ही नहीं हुई। तो मैंने देखा कि अक्रॉस द रोड खंबे के बाहर एक आदमी बैठा हुआ, बुढ़ा सा आदमी, भिखारी था। मैंने उनको दिया, तो मैं पामिस्ट हूँ, तो मैंने देखा उनकी ना लाइफ लाइन थी नहीं, इतनी सी लाइफ लाइन थी, बस इतनी सी लाइफ लाइन। अब मैंने उनको जब उन्होंने दिया, मैंने कहा इनकी लाइफ लाइन तो है नहीं, ये जीवित कैसे है? तो मैं मेरे प्रोफेसर मेरे साथ थे, हम दोनों बात करते हुए जा रहे थे। इनका घर रास्ते में पड़ता था, वो चले गए, फिर मैं आगे निकली, वो मेरे घर के नीचे बैठे हुए थे, वो बुजुर्ग, वही बुजुर्ग। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका आज के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे साइकिक रीडिंग के बारे में। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं दिव्या जी, जो खुद एक साइकिक रीडर हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है साइकिक रीडिंग और क्या होते हैं वो लोग जो साइकिक रीडिंग करते हैं, वो कैसे हमसे अलग होते हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप एक साइकिक रीडर हैं। सबसे पहले आप हमें ये समझाइए, मुझे, हमारे दर्शकों को, कि साइकिक रीडर्स क्या होते हैं। देखिए, साइकिक रीडिंग को अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ सबको, ज़्यादातर दर्शक हमारे हिंदुस्तान से ही देख रहे होंगे, उसको हम कहते हैं हमारी छठी इंद्री। छठी इंद्री जो ज़्यादातर हमारे थर्ड आई चक्र से जुड़ी होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये सबके ही अंदर होती है। होता है कि जागृत कितनी लेवल पे है, कितनी डिग्री पे है। तो जिसकी जितनी डिग्री पे ज़्यादा जागृत ये कैपेसिटी होती है, उतना ही अच्छा वो साइकिक रीडर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कई बार आप लोग जाने अनजाने में कहते हैं अरे मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन आ गया, ठीक है ना। या कई बार आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, ठीक नहीं है, शायद वो व्यक्ति ना मिले, और वाकई में ऐसा होता है, बाद में आपको पता चलता है। तो ये जो एक इनर कॉलिंग जिसे हम कह सकते हैं कि अंदर से एक ज़मीर की आवाज़, एक आवाज़ आती है हमें, या हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम सबके अंदर छठी इंद्री होती है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा बाय बर्थ है कि मैं एक अच्छी साइकिक रीडर हूँ बाय बर्थ। राशियों के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मीन राशि और कुंभ राशि के लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे साइकिक होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर क्या ये सबके लिए है, तो हाँ ये सबके अंदर है। आप इसको जागृत कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं। यही नहीं, वो लोग जो हीलर, जैसे आप लोग कई हीलर से मिले होंगे, कई हीलर जो बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करते हैं, रेकी हीलिंग का काम करते हैं। टैरो रीडर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं कॉम्बिनेशन से रीडिंग करती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो साइकिक रीडिंग। डिफरेंस कहाँ आता है कि आप खाली साइकिक रीडर हैं कि साइकिक रीडिंग के लिए कोई टूल भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वेस्टर्न, जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया था, क्योंकि मैं तो थी ही साइकिक रीडर शुरू से, बचपन से था मेरे में, वो जर्नी अलग है, उसके बारे में बाद में आप पूछेंगे तब बताऊंगी। लेकिन मैंने जब स्टडी करना शुरू किया कि साइकिक रीडिंग क्या होती है, तो मैंने देखा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में साइकिक रीडिंग को टूल्स के साथ बहुत जोड़ा जाता है, और वो कोई टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, पाम रीडिंग, राइट, या स्पिरिट के साथ कन्वर्स करना, ये वो उस इन टूल्स को यूज़ करते हैं।
कि मुझे रीडिंग करने के लिए टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक हमारा साइकिक रीडर का बेसिक जो टूल जो होता है वो हर एक के साथ होता है, अपनी सोल को एक्सटेंड करके दूसरे की सोल की एनर्जी तक पहुंचाना, कनेक्ट करना और उससे रीड करना। तो बेसिकली हर साइकिक रीडर यही करता है। कोई डायरेक्ट कर लेता है जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कोई टूल को यूज़ करता है जैसे कि टैरो या ऑटो राइटिंग या स्पिरिट या कैंडल जला के कुछ प्रैक्टिस करना या हीलिंग वगैरह से। तो इस तरह से साइकिक रीडर यूज़ करते हैं रीडिंग को। ओके, आपने बताया कि आप बाय बर्थ ही एक साइकिक रीडर हैं। जी जी। तो जानना चाहेंगे आपके साथ बचपन में ऐसी क्या घटनाएं हुई जो आपका बचपन और बच्चों से अलग रहा? साइकिक रीडर होने के नाते जरूर कुछ तो डिफरेंस रहा होगा आपने। देखिए, आपको मैं ज़्यादातर आप देखेंगे मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे संत भी बोलते हैं। तो मैं ज़्यादातर चुप रहने वाली थी। बचपन से मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सो रही हूँ, मैं 3-4 साल 5 साल की थी और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं ट्यूबलाइट से बैठ के अपने आप को देख रही हूँ, तो मैं डर जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है। या मैंने कई बारी कोशिश की, मैं और मेरा छोटा भाई खेल रहे हैं तो मैंने उसको कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें की, देख मैं उड़ सकती हूँ और मैं थोड़ा सा मतलब मैं तेज़ी से जंप करके एकदम से एक कोने से दूसरे कोने में चलेगी। इस टाइम लोगों को लिटरली फेक लगेगा लेकिन इट हैपन। तो मैं थोड़ा सा हट के, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं कोई मतलब वैसे नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इतना सा डिस्टेंस को मैंने एकदम से कवर कर लिया। दूसरा मैंने नोटिस किया कि अगर कोई मेरे साथ वो जब हम खेलते तो कहते मैं भारी हो गई, मैं बहुत भारी हो गई, मैं बहुत हल्की हो गई, तो इस तरह की चीज़ें करती थी। लेटर एज में मुझे ये रियलाइज़ हुआ और जब मैंने काफ़ी संतों के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनकी वाणी, उनके बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ना शुरू किया, खोज करना शुरू किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही यही है, तब मुझे पता चला कि इस तरह की चीज़ें ना आप में तब आती हैं जब आप पूर्व जन्म में कोई सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। तो फिर मेरी एस्ट्रोलॉजी मेरे फादर बहुत अच्छा करते थे, उनकी प्रेडिक्शन सही निकली सारी की सारी, अब आज तक जो लिख के गए हैं। तो था कि मेरा, फिर मैंने योग देखे अपनी कुंडली में तो देखा कि मेरा पूर्व जन्म की कोई सिद्धि जो इस टाइम मेरे इस रूप में काम आ रही है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो बचपन के कुछ ऐसी चीज़ें, और साथ ही साथ देजा वो बहुत होते थे मुझे, और अभी भी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तब भी थे। तब ये होता था कि उस टाइम में ना हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था। अगर आप लोग दर्शक जानते होंगे, सैटरडे संडे आता था वो। तो कई बार ऐसा होता था कि जो संडे को पिक्चर आती थी, रीजनल मूवीज़ आती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि सैटरडे नाइट को मैंने देखा कि ये पिक्चर आई है, उसमें ये सीन है, ये सीन है, वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, वैसे गाने हैं, वैसी ड्रेसें, वैसे अगले दिन संडे को मैं देखती थी सेम पिक्चर आ रही होती थी। तो मैं बोलती थी, मैं छोटी थी, मैं मुश्किल से 9-10 साल की, ये तो मैंने देखी हुई है, कल मेरे सपने में आई थी। तो सब हंस पड़ते थे कि बच्चा है, बच्चा समझ के टाल देते थे। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन शुरू किया। गाने में हमारी ओंकार की साधना बहुत होती है, और अगर देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा डिवोशन और मेडिटेशन रखता है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी कला है उसको माना जाता है कि मोक्ष प्राप्ति का ही साधन है, वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं माना जाता। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिवीजन है वेस्टर्न कल्चर वर्सेस एशियन और इंडियन कल्चर में स्पेसिफिकली। तो उस हिसाब से मैंने जब ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने शुरू किया तो मैंने देखा ये देजा वो बढ़ते जा रहे हैं। को मैं बताऊँ, आजकल बहुत एक सिल्वा टेक्निक चल रही है, सिल्वा मेथड चल रहा है, उसमें उन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे। तो उन्होंने अपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करी, उनको मेडिटेशन कराना, बहुत सारी चीज़ें कराया। उसी में से उनकी सिल्वर टेक्निक निकली जो आजकल बहुत मशहूर है, जिसके लोग बहुत हाई चार्जेस लेते हैं, कि किस तरह से अपने माइंड को डेवलप किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों के लिए, चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनके बारे में पहले से जानने के लिए। क्योंकि उनको अपनी ही बेटी से आइडिया आया कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं था, उसने तुरंत आंसर दे दिया, उसको पता था अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। तो बच्चों में सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, और ये कहा जाता है कि बच्चों को सुनना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है, जो आजकल बहुत बड़ा हुआ है, या बच्चों, उनके घर में आप देख लीजिए धन की कमी, बहुत गंभीर बीमारियां, बच्चे ना होना बड़ा कॉमन हो जाता है। आप ये नोट कर सकते हैं, आप आसपास कहीं देखें, ज़रूर आपको पता चलेगा। फिर कुछ समझ लीजिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिखी जो कि यूजुअल वर्ल्ड में आपको नहीं दिखती हैं। जैसे मैंने बोला एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया, तो कई बार, जैसे मैं तो छोटी थी तब मैंने देखा ट्यूबलाइट पे, फिर मैंने देखा मैं धीरे धीरे बाहर आकाश
की तरफ जाना, आकाश को देखना, तारों को देखना, ये धीरे 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 चीज़ें बढ़ती गई। प्रैक्टिस करते करते अब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि काफ़ी हद तक और काफ़ी दूर तक यूनिवर्स में जाना, देखना, चैनल्ड मैसेज लेना, क्योंकि साइकिक रीडर कई तरह के होते हैं। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी आपसे, प्लीज हाँ। बताइए, क्योंकि साइकिक रीडर मैंने सुना है कि उनके अलग अलग मतलब होते हैं, टाइप्स होते हैं। बहुत आप बहुत थोड़ा बहुत बड़ा समझाइए। बहुत हाँ बड़ा जी। एरिया होता है जहाँ जी। पर ये वास्ट सब्जेक्ट। साइकिक रीडर तरह तरह के होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब तक सबको कि जब हम साइकिक रीडिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बियॉन्ड 3D वर्ड से हम अलग कर रहे हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं सोफ़ा है, चेयर है, बिल्डिंग है, लोग हैं, कार हैं, ये सब चीज़ें हैं, मशीन है। हम उससे अलग हटके उस चीज़ से बात कर रहे हैं जो हमारे को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो अब हम जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हमारी पावर, हमारी दृष्टि दूसरी तरह की हो जाती है। पर दृष्टि के भेद बहुत हैं और यहीं पे साइकिक रीडिंग का भेद आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको देखकर आपके पास्ट के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। कुछ लोग होते हैं जो करंट सिनेरियो के बारे में बताते हैं, आप ऐसे बैठी हुई हैं, आपने ये कलर का पहना हुआ है, आप ये कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी को हम एनर्जी, क्योंकि क्या मैंने बताया, साइकिक रीडर जो होते हैं एनर्जी को एक्सटेंड करके चलते हैं, दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तो उस एनर्जी से आप जैसे किसी के बारे में, आप भाई के बारे में पूछना चाहती हैं तो आपको भाई के बारे में पूछना है, तो आप पूछेंगी मेरे से अगर, तो मैं आपके भाई के बारे में आप ही के माइंड्स के थ्रू से, वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे हैं, वो ये है, इस बारे में वो सोच रही है, ये करना चाहते हैं, या उनके साथ ये हुआ है, ये बता सकते हैं। दूसरे साइकिक रीडर वो होते हैं जो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपके लिए आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, वो ये बता देंगे। ना पास्ट बताएंगे ना प्रेजेंट बताएंगे, आने वाला फ्यूचर बता देंगे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह से इनको साइकिक रीडर यूज़ करते हैं कुछ लोग। और देखिए, मैं आज आपको एक बात और बता रही हूँ, अगर आप इसको रिसर्च करते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, साइकिक रीडर सिर्फ मीडियमशिप के लिए या रीडिंग के लिए ही नहीं होते हैं, इनको टेक्निकली भी यूज़ किया जाता है। किस तरीके से? आप विकिपीडिया पे भी जाके देखेंगे कि पर्टिकुलर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वो लोग यूज़ करते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्लू किसी भी क्राइम के बारे में, तो वो कई बार ऐसे लोगों की हेल्प ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में ये होता इंडिया में बाहर नहीं होता होता, होगा हाँ ये। बाहर होता है, पर कई बारी ना कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा, हाँ ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हेल्प लेते हैं। और स्पिरिट गाइड्स होते हैं आप लोगों के, आपको पता ही है ना। तो स्पिरिट गाइड से बात करना या ये करना तब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड समझा जाता था, लेकिन आजकल यूज़ किया जाता है इसको एज अ टूल ऑफ हीलिंग। और अफ्रीका में मैं 7 साल गुजार के आई हूँ, तो क्योंकि मैं वहाँ पे प्रोफेसर थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ की हीलिंग टेक्निक्स को देख के आई तो बहुत अलग थी। मैंने सबसे पहली चीज़ वहाँ पे नोट करी कि कॉफ़ी पी के मैंने कप रखा तो कोई बुजुर्ग बैठे थे, कॉफी कप रीडिंग। तो वो कॉफ़ी का कप जब मैंने पी के रखा तो एक बहुत बुजुर्ग सा इथोपियन बैठे थे और वो उन्होंने मेरे को कॉफ़ी में देखा, कप में देखा, और उन्होंने मेरे बारे में प्रिडिक्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने, कहते हैं हमारे यहाँ बहुत पुरानी कल्चर है, कॉफ़ी के थ्रू हम लोग इसको रीड करते हैं। देन आई लर्न दैट, मैंने उसको लर्न इस टॉपिक पर मैंने पूरा एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है एक्सपर्ट के साथ, कॉफी कप रीडिंग। उन्होंने भी हमें कॉफी दी थी, वो एक अलग तरीके की कॉफी होती है और अलग तरीके का उनका एक जो कप भी बिल्कुल अलग होता है। उसे पीने के बाद उन्होंने मेरी और मेरे हस्बैंड की पूरी रीडिंग की थी और वो बहुत हद तक सही निकली। हाँ जी। तो ये बहुत अमेजिंग सी चीज़ थी, मैंने वहाँ पे सीखी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि इस तरह की रीडिंग्स भी होती हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ साइकिक रीडिंग, अंडरस्टैंड। कुछ लोग सिर्फ कैंडल्स जला के करते हैं। मैं अपनी साइकिक रीडिंग में बहुत सारे टूल्स यूज़ करती हूँ, जैसे मैं टैरो के साथ यूज़ करती हूँ अपने चैनल पे, लेकिन साथ में मैं कभी कभी कैंडल के साथ, जो ज़्यादातर टैरो जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है वो टैरो रीडर जनरली करते हैं। मैं वाटर और कलर के साथ भी करती हूँ, कि वाटर के साथ कलर को मिक्स कर, थ्रेड भी करती हूँ, थ्रेड के थ्रू भी करती हूँ, सेंट के साथ भी करते हैं कई लोग, मैं सॉल्ट के साथ भी करती हूँ। अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, बट बेसिकली हमारा मीडियम क्या होता है, हमारी सिक्स्थ सेंस कितनी स्ट्रांग है, उसके साथ आप कोई टूल यूज़ करें या ना करें, उसकी कोई ज़रूरत होती है तो ठीक है। तो क्या जैसे आपने बताया कि आप तो बाय बर्थ आपको ये ऊपर वाले की कृपा थी कि कोई सिद्धि थी या जो आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, ये आपको, आप एज ए साइकिक रीडर पैदा हुए और ये आपके साथ में ये एबिलिटी आई।
लेकिन हम जैसे लोग जिन्हें नहीं पता इन सब चीजों, क्या हम भी साइकिक रीडर बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत लगती है। ठीक है ना, मेरे पास काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं कि हमें ना साइकिक रीडिंग सिखा दीजिए मैम, हम साइकिक रीडर बनना चाहते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन होता है क्यों, और मैं अक्सर अपने व्यूअर्स से बोलती हूँ, देखिए लाइफ में कुछ भी करने से पहले क्या करना है से पहले ना क्यों करना है ज़रूर पूछिए अपने से। हाँ, हर कोई साइकिक रीडर बन सकता है, हर कोई साइकिक रीडिंग कर सकता है, रीडर बनना अलग बात है, वो प्रैक्टिस ही अलग हो जाती है। वहाँ आपको टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे। रीडिंग करना, आप अपने आपके सिक्स सेंस को जगाना हर कोई कर सकता है। थोड़ा सा आपको डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहने की ज़रूरत है, मौन रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं मेरे कोई, बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ। ज़्यादातर मेरा ध्यान पूजा में रहता है या मैं मेडिटेट करती हूँ, अपने आप को हील करती हूँ, चक्रा हीलिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करने के लिए क्या आपके पास टाइम है? अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 10-15 मिनट सुबह या शाम अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को क्या कहते हैं, अपने लिए मी टाइम, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो मी टाइम निकाल सकते हैं क्या आप अपने लिए, कि जहाँ पे आप बिल्कुल भी सबसे डिस्कनेक्ट होके सिर्फ नेचर के साथ और अपने साथ कनेक्ट हैं, जहाँ आप अपनी आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करना, ध्यान करना, ये सब चीज़ें और एक्चुअली में रोज़ सबको करनी चाहिए। तो हर कोई कर सकता है, बन सकता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा वो अकेलापन चाहिए, जहाँ आप इस भीड़ भर की आवाज़, बाहर की आवाज़ ना सुन के अंदर की आवाज़ को सुनने की प्रैक्टिस करें। जी। अच्छा, आपने बताया कि आप साइकिक रीडर हैं, तो आप किस तरीके से जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, हम दोनों के अलावा और भी लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप किस तरीके की रीडिंग करती हैं कि जैसे उनके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ पाती हैं, या आप उनके थ्रू अगर किसी और को देख पाती हैं? किस तरीके की आप अलग कैसे हैं? मेरी रीडिंग में मैं मैम एक्चुअली कुछ बातें ज़रूर बताऊँगी। जब मैंने ये रीडिंग को यूटिलाइज़ करना शुरू किया तो काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि ये हमारे फ़ोन हैक कर लेंगी, करती हैं, या ये कहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है तभी इनको बताती हैं। आई थॉट आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तभी मैंने साइंसटोपीडिया स्टार्ट किया। तो उसके थ्रू मैंने अपनी रीडिंग्स को एक्सटेंड करना शुरू किया, जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि किस तरह की रीडिंग ज़्यादातर लोगों को पसंद है। मैंने देखा मेरे पास ऑडियो कॉल आई है, तो उस लड़की ने जब मेरे से बात करी तो मुझे दृश्य दिख जाता है कि वो लड़की कहाँ खड़ी है। खिड़की के पास खड़ी थी, गली की ओर मुँह करके खड़ी थी, ब्लू कलर की दीवार थी, लाइट मध्यम थी। मैंने उसको बताया, मैंने उसको अक्सर बताया, मैंने कहा बेटा तुम्हारी खिड़की के नीचे एक लड़का अक्सर आता है, अभी भी खड़ा है। कहती हाँ मैम। तो मैंने कहा बंद करो, ये लड़का ठीक नहीं है, निकल जाओ, हट जाओ। तो मैं आवाज़ के थ्रू एनर्जी को कैच करके उस व्यक्ति और उसके माइंड तक पहुंच जाती हूँ, या उससे कनेक्टेड किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो बता सकती हूँ। और जैसे मैं जो साइकिक रीडिंग अपनी करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी, नहीं तो जनरल भी, आपने क्या पहना हुआ है, किस तरह से बैठे हुए हैं, या क्या कर रहे हैं, या किसी ने आज कितना पर्टिकुलर कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है या फ़ायदा हो सकता है, या किसी गलत एनर्जी से मिले हो, नेगेटिव एनर्जी से। बहुत सारे आप देखेंगे लाइव चैट में लिखा होता है कि मैम रेजोनेट, हाँ जो मैंने यही किया, मैंने पिंक कलर के कुर्ता पहना, जब आपने बोला ऑरेंज पे ब्लू कलर का प्रिंट पहना हुआ है। डेफिनेटली अगर पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ, जैसे मैंने आपके साथ रीडिंग करी हूँ किसी और भी क्लाइंट के साथ, तो वहाँ पर मैं उसकी एनर्जी को कैच करने के बाद व्यू आता है, पूरा व्यू दिखता है, और व्यू के साथ साथ उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चलता है। लेकिन मैं क्रॉस चेक भी करती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली भी साथ में, क्योंकि कुंडली भी देखती हूँ साथ में। मैं कॉम्बिनेशन में ही रीडिंग देती हूँ कि जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप आएंगी, तो मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी लूँगी, और उसके बाद मैं आपके बारे में आपकी फ़ोटो भी मंगवाऊंगी, क्योंकि मैं फेस रीडिंग करती हूँ। फेस रीडिंग करने का मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मुझे आपका थर्ड आई देखना होता है। ठीक है मैम, वहाँ से मैं आपकी एनर्जी कैच करके मैं सारा बता सकती हूँ, पर साथ में मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि दशा कौन सी चल रही है, पर्टिकुलरली इसी दशा की वजह से आपके साथ हो रहा है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम मुझे बताइए, मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, मैं सोलमेट में हूँ, मैं कार्मिक में हूँ, ठीक है ना। अब फिर मैं देखूंगी कि आपका ना ये जो टाइम दशा क्या चल रही है। अगर आपका संबंध लगन से 6th हाउस में हो गया, तो ये फॉर द टाइम बिंग है लस्ट बेस एक रिलेशनशिप है। अच्छा। अगर 7th हाउस से बन रहा है लगन से रिलेशन, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ का कैसे है,
तब हमें देखना होता है केतु और 12th हाउस कहाँ पे है। तब हमें दशाओं में कैलकुलेशन करना पड़ता है कि क्या ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, आपका लगन बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है कि किस लगन में आप पैदा हुए हैं, किस लोक से आप आए हैं, आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ बचता है, किसके साथ बचता है। अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो या सोलमेट या कार्मिक की भी बात करूँ ना, तो भी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप ना उन लोगों से, या आप यूजुअली कार्मिक लोगों से भी मिलेंगे, तो वो है कि जो आपको पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर चुकाना है, तभी वो आपसे मिलेंगे, वरना वो नहीं मिलेंगे। साइकिक रीडिंग के लिए मैं एक और बात बता दूं, आप अगर तरह तरह के साइकिक रीडर से मिलेंगे तो कुछ होते हैं क्लियर वॉइंट जो देख सकते हैं, जी, जी। कुछ होते हैं क्लियर ऑडियंस जो सुन सकते हैं, कुछ होते हैं जो एनर्जी को फील करते हैं। जैसे आप दूसरे के बारे में बता रहे हैं ना, तो आपको गुस्से की एनर्जी फील हो रही है, तो मतलब वो व्यक्ति आपसे बहुत गुस्से में है, इस टाइम गुस्से में है कोई, या किसी की बहुत वियर्ड सी एनर्जी फील हो रही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, टॉक्सिक सा है, या इसकी एनर्जी आपके लिए बड़ी लस्टफुल सी है, वो एनर्जी फील कर। कुछ लोग इसका मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे आई एम द मिक्सचर ऑफ ऑल, अच्छा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस की कौन सी एनर्जी ज़्यादा निकल के आती है। और इसका लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मेरे पास सबसे पहले जो साइकिक रीडिंग सीखने के लिए एक लेडी आई थी, नीतू, उनका मैंने अपने चैनल पे उनका वो भी टेस्टिमोनियल भी डाला हुआ है। बहुत उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी, विद इन 7 मंथ उनके हस्बैंड की डेथ हुई और 17 साल का बेटा गुजर गया। और उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं पास थी, उनकी शादी हो गई थी। हस्बैंड हर टाइम उनको कहते तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हूँ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से, कुछ लापरवाही की, पति बहुत प्यार करते हैं, बच्चे हैं अपने, घर भरा पूरा है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर सडनली जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई और बेटा भी गुजर गया विद इन 7 मंथ एक्सीडेंट से, तो कहीं से पता नहीं वो कहाँ से देख के मेरे पास आई चैनल में, और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो उनको मैंने बताया कि उनका हस्बैंड की जो डेथ हुई, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। वो हॉस्पिटल में अकेले थे, उनकी जब डेथ हुई उनके फ्रेंड्स ही पास में थे और कोई नहीं था। बाद में पता चला उनके फ्रेंड्स ने उनके सारे प्रॉपर्टी के कागज़, उनके पेपर, उनके कैश, उनका शेयर वगैरह का सब हिस्सा रख लिया, कार भी ले गए उठा के। उनका जो बेटा था उसके बारे में बताया कि रेड और वाइट कलर की स्कूटी थी जिस पे वो जा रहा था, उसका फेस ऐसा था, उसका दाढ़ी थी। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले वो गया कि मम्मा मैं टाइल लेके आ रहा हूँ, बाथरूम बन रहा था, मैं टाइल लेके आ रहा हूँ, वो गया और उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको जब बताई तो उन्होंने वाकई में फिर उसको क्लैरिफाई बताया कि कंफर्म किया कि मैम बिल्कुल यही हुआ है। तो उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई थी? हाँ, मैंने बताया, मैंने बता दिया, मैंने कहा मतलब मैंने, हाँ, अब कोई बच्चा नहीं ना, अब उनके पास एक छोटी लड़की थी जो 8th क्लास में थी। तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे पता ही नहीं मेरे हस्बैंड का पैसे कहाँ हैं, कुछ आइडिया बताइए मैम, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। तब मैंने सबसे पहले इस चीज़ को यूज़ किया उनके लिए कि फिर मैंने बताया उनको कि एक रेड कलर की डायरी है जो आपकी कबर्ड में रखी हुई है, कपड़ों के नीचे देखिए, उसमें आपके हस्बैंड के शेयर मार्केट के सारे पासवर्ड वगैरह रखे हुए हैं और आप उसको यूज़ करिए। फिर उन्होंने उस डायरी को मिला देखा, डायरी मिली उन्हें, फिर उन्हें सारे शेयर मार्केट के बारे में डिटेल पता चला। फिर मैंने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया एज ए फीमेल, एक्चुअली एज नॉट एज अ साइकिक रीडर। मुझे लगा कि ये लेडी को तो कोई है ही नहीं देखने वाला। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने मुझे घर बुलाया, लिटरली उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया था, फूलों की वर्षा कर दी, वो मुझे गुरु माँ कहते हैं। तो लेकिन मैंने उनको मोटिवेट इसलिए किया कि उनको खड़ा होना अपने पैरों पर ज़रूरी था। और आज की डेट में टचवुड वो अपना काम कर रही हैं, अपनी उनके पास दुकान है, सारे पैसे उनके पास आ गए, जो गाड़ी उनके फ्रेंड्स ले गए थे उठा के वो लेके आई वापस। अब वो गाड़ी ड्राइव करती हैं, अपनी बच्ची को छोड़ने जाती है। अब उनकी बच्ची शायद 12th कर चुकी है, अब तो शायद बाहर जाने की तैयारी में। अगर हम बात करें मीडियमशिप की, अब बात यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ। तो स्पिरिट वर्ल्ड जो होती है, दूसरी दुनिया होती है, जैसे है तो अभी पैरेलली वो हमारे साथ चल रही है, हाँ जी। लेकिन क्योंकि हम इन आंखों से देख नहीं सकते, हाँ जी। क्योंकि आप एक साइकिक हैं तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि हाँ, आप उस दिखती दुनिया है। को भी देख पाती हाँ हैं, जी। सेंस कर पाती हैं, सुन पाती हैं। जी। आप क्या ऐसी किसी स्पिरिट से आपका कोई कभी सामना हुआ जिसने आपको कांटेक्ट किया हो अपनी किसी फैमिली को कोई मैसेज देने के लिए, या इस तरीके से? मेरी जिस घर में मेरी शादी हुई है वहाँ पे उनके 2 बड़े ब्रदर की डेथ हो चुकी थी मेरे आने से पहले। तो अक्सर मुझे उनके 2 वो ब्रदर ज़रूर दिखते हैं। अभी भी दिखते हैं? हाँ, दिखते हैं। जब और उसके अलावा मेरे फादर इन लॉ जो गुजर चुके हैं,
अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये वाली स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट ना दिख के ना मुझे डिवाइन स्पिरिट ज़्यादा दिखती हैं। मैं बहुत टफ टाइम में थी तो मुझे लिटरली मतलब ब्लेसिंग्स के साथ मुझे मिला कि ये धैर्य रखो, ये टाइम है, निकल जाएगा। तो ये चीज़ें मैसेजेस आते हैं। और कभी मुझे किसी ने आके बोला हो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, मुझे उस स्पिरिट से मिला दो। हाँ, मेरे पास कुछ केसेस आए थे जहाँ पे था कि मेरे फादर नहीं हैं, क्या मेरे फादर ठीक हैं? ठीक है ना, तो हाँ, ये बात कन्वे करा दी कि हाँ फादर ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए करिए। जब एक ह्यूमन बॉडी छोड़ के एक जीव चला जाता है तो उसको बार बार दुखी होके कॉल करना, रिकॉल करना, उसको याद करना, उसको सोच सोच के आंसू देने का बहाने का मतलब है उसको कष्ट देना। तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है कि आप अगर किसी टूल के माध्यम से किसी स्पिरिट को बुलाते हैं और वो स्पिरिट आने की जगह कोई और स्पिरिट आ जाए या उसके साथ कोई और आ जाए, वो लेकर आ जाए या खुद उसके बहाने से कोई और आ जाए। नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आप बुला रहे हैं पर कोई दूसरी भी उपस्थित हो जाए, उसी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में आ जाए। फ्रीक्वेंसीज तो है ये। तो आप क्या करेंगे? तो आपको या तो आपको पूरा काटना आना चाहिए कि उस स्पिरिट से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी चीजों में ना ज्यादातर अब यहाँ पे आती है प्रक्रिया तंत्र की। तो ज्यादातर लोग मिक्स कर देते हैं, ये जादू टोना करती हैं, इनको पता है, ये साइकिक रीडर है। ये ऐसा नहीं है। साइकिक रीडर एनर्जीज के बेस पे होती है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे होती हैं। जहां हम स्पिरिट्स की बात करते हैं वहां पे आ जाता है तंत्र। और तंत्र में आप काली क्रिया जिसे कह सकते हैं कि जहाँ पे तंत्र मंत्र जादू टोना किया जाता है, वहां पे बैड स्पिरिट्स को बुला के उनके द्वारा कुछ करवाना, ये आमतौर पे नेगेटिव लोग, पर्सपेक्टिव के लोग करते हैं, है ना। पॉजिटिव लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, वो सात्विक करेंगे। तो मैं सात्विक पूजा करती हूँ, मैं सात्विक चीजों पे ध्यान देती हूँ। स्पिरिट से मेरा मिलना उतना होता है जितनी डिवाइन स्पिरिट्स और एंजल्स बहुत दिखते हैं, एंजल्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, वो चीज़ दिखती है। अदरवाइज नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती पास में, और ना मैं ज़्यादा उनको देखने को भी अवॉइड करती हूँ। हाँ, कोई स्पेसिफिकली मुझसे आके बोले कि मेरे फादर, मेरी मदर, तो ये होता है कि हाँ, कुछ अगर मैं उनके लिए कर सकती हूँ, उनका कोई मैसेज मिलता है तो मैं ज़रूर कन्वे कर सकती हूँ। ओके, वही कर। तो अभी आपने बताया कि आपके साथ ज्यादातर डिवाइन स्पिरिट्स कनेक्ट करती हैं, जैसे आपने बताया एंजल्स हो गया या हमारे जो गाइड्स हो गए, संत हो गए। एंजल्स को अभी तक जो हमने पिक्चर्स में देखा, वो पंख वाले होते हैं, उनके सर पे वो गोल एक सर्कल होता है, क्या वाकई में ऐसे ही होते हैं? मैम देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको ना एक बात है, ये ह्यूमन माइंड है, यहाँ पर सुनने से ज़्यादा विजुअल इफेक्ट ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो भी पिक्चर डिपिक्ट की जाती हैं वो उसी हिसाब से की जाती है। हमारे देवी देवताओं के भी चित्र जो हैं वो 18वीं शताब्दी से तो शुरू हुए, उससे पहले कहाँ थे, है ना। मूर्तियों में है, मूर्तियों में भी आप देखिए कहीं कहीं पे मूर्तियां बड़ी अनोखी हैं, कहीं पे 3 पैर बने हुए हैं, कहीं पे अलग अलग तरह के बने हुए हैं। तो जितना भी वो कल्पना के आधार पे कर पाए उन्होंने, मूर्तिकारों ने उन्होंने किया, चित्रकारों ने किया। ऐसे ही हम एंजल्स के लिए बारे में बोलेंगे तो एंजल्स एक डिवाइन, एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का सोर्स है। मुझे ज़्यादातर वो दिखते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाले। ह्यूमन फॉर्म होती है, तकरीबन ह्यूमन फॉर्म सी दिखती है उनका ऑरा दिखता है, ठीक है ना। और पंख नहीं दिखते, कोई सिर पे वो नहीं दिखते, लेकिन उनकी रोशनी बहुत है, उनमें से रोशनी जो मेरे अंदर आती है, वो दिखते हैं, जैसे वो रोशनी है मेरे अंदर आ रही है, बस इस तरह से दिखते हैं। एंजल्स को अगर आप कोई बोलता है ना आपके सामने आके, मुझे वो दिखे, उनके 2 पंख थे, सिर पे गोल गोल घूमता, हाथ में जादू की छड़ी थी, तो एक बारीक सी लाइन होती है इमेजिनेशन में और साइकिक रीडिंग में, और माइंड दोनों को कैच करके रखता है। तो कभी ऐसे, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा, क्या खुद से किसी एनर्जी ने, कोई सोल ने, किसी स्पिरिट ने आके आपसे ऐसे कांटेक्ट किया कि मेरी फैमिली को मेरा ये मैसेज कन्वे कर दो, अचानक से वो चली गई, जैसे अभी आपके केस में आपने बताया उस लेडी का ऐसा होता है कि मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कहीं डेथ होने वाली होती है ना, तो वो मुझे 3-4 दिन पहले पता चलता है उस घर में डेथ हो गई। अच्छा। तो अगर मैं किसी को बता भी दूं तो भी बुरी बात लगती है कि भाई ऐसे बात, डेथ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सच तो है, सच है। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन ही
मैंने कई रीडर्स को देखा आजकल वो कर रहे हैं कि आपकी डेथ कब होगी, कैसे होगी। ये नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं बताया जाता। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बताएगा आपको डेथ के बारे में, और ना ये बताना चाहिए कि कब और कैसे होगी, क्योंकि ये मिस्ट्री है, इसको रहने दीजिए। इसके बारे में कभी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि कोई कनेक्ट होता है मुझसे, हाँ हो जाते हैं कई बारी, लेकिन मुझसे जाके कोई ये नहीं मुझे किसी आज तक किसी स्पिरिट नहीं बोला कि उनको जाके बोलो कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास हमेशा स्पिरिट आई है बहुत अच्छी, हैप्पी। उस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई दुख दर्द नाम की चीज देखिए है। अब मैं ये दर्द तो इस दुनिया में ही है। पता है क्या बात है आपको, मैं एक बात बता रही हूँ जो मैं शायद ट्विन फ्लेम में मैं भी कवर करना चाह रही थी, लेकिन ये चीज़ एक छोटी सी और भी है कि लोगों को पता होना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी ना एक तरह से एक कवर ही है, जैसे आपने बोला। तो जीव तो सब में है, जीव यानी परमात्मा का अंश सब में है। तो जब हम गुजर जाते हैं, चाहे व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए हो चाहे कितने अच्छे, वो जीव वाला अंश जो है ना वो गया परमात्मा के पास। और इसीलिए हमारे श्राद्ध मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं इसीलिए। उसको टालना नहीं चाहिए। मेरे ससुर ने मुझे बहुत तंग किया, सास ने बहुत तंग किया, मैं श्राद्ध नहीं मनाऊंगी, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर ने गुणधर्म किए आपके साथ, जीव ने नहीं किए। जीव शाश्वत है, जीव परमात्मा का अंश है। आप श्राद्ध करते हैं उसकी शांति, उसकी तृप्ति के लिए, तो करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बताया कि ह्यूमन स्पिरिट्स तो बहुत कम कनेक्ट कर पाती हैं आपसे। अगर हम बात करें तो जीव तो एक जानवर के अंदर भी है जी, एक पक्षी के अंदर भी है। हाँ। अब मान लीजिए किसी के यहाँ कोई पेट है, डॉग है, कैट है, वो मर गए, क्या उनकी भी सोल से आप कनेक्ट हो पाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में मेरे यहाँ 4 महीने पहले की बात है, मेरी कैट थी जो मर गई, पर मैं उसकी स्पिरिट से बहुत अच्छे से कनेक्ट हूँ। वो विजिट भी करती है और उसके बच्चे भी मेरे पास ही हैं। उनके बच्चों को मैंने बड़ा किया, वो 4 महीने के हो गए। बहुत इतनी सी छोड़ के गई थी बस, अब वो 4 महीने कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। तो ये पता चलता है कि जैसे सपोज एग्जांपल आपकी कैट ने शरीर छोड़ दिया, उसके बच्चे हैं आपके पास, लेकिन आपने बोला उसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाती हूँ, इसका मतलब उसने लिटरली दिखती है मुझे, तो उसने इसका मतलब दूसरा जन्म नहीं लिया? नहीं। अब इस चीज को एक बात देखिए, आप कैसे बोलो, कार्बन प्रिंट देख समझ में आती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है। या आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह उठ के या हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, ठीक है ना। क्रोध में भी, दुख में भी, कोई दुखी बात, किसी को दुखी करने वाली, किसी को गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। उसका रीजन है कि हमारे बोलने के बाद ये शब्द यहीं गूंजते रह जाएंगे, ये एनर्जी रहेगी, एनर्जी ही रहेगी। दैट डज नॉट मीन कि हमारे शब्द मर गए। तो हमारी बॉडी, अगर किसी जानवर ने अपनी बॉडी छोड़ दी या किसी व्यक्ति ने बॉडी छोड़ दी, उसकी एनर्जी तो रहेगी, वो चीज तो कहीं नहीं जाएगी। राइट? आप कह रही हैं कि वो दूसरा जन्म नहीं लेंगे, तब तक दिखेंगे आपको। अगर उनका दूसरा जन्म हो भी जाएगा ना, तो भी कहीं ना कहीं उनकी कोई एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट है, तो वो जरूर आपको रिकॉग्नाइज करेगी और वो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अब भगवान को तो किसी ने पैदा होते हुए या जीवित होते हुए नहीं देखा, नम्रत देखा। भगवान सबसे कनेक्ट है। आज की डेट में किसी संत को ले लीजिए, किसी और धर्म के, किसी भी मजहब के उनको ले लीजिए, तो वो नहीं है, लेकिन लोग उनसे कनेक्ट हैं, क्योंकि हम सिर्फ देह जो छोड़ देते हैं उसके बाद उनकी एनर्जी हमेशा रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती है। इस बात का हमेशा वो रही है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी अगर बिल्ली में से कनेक्ट है, अगर क्या उसने दूसरे जन्म ले लिया, उसने इंसान का जन्म ले लिया, उसने चूहे का जन्म ले लिया, लेकिन कहीं वो एनर्जी जो है, वो एक फ्रीक्वेंसी जो है वो जरूर कनेक्ट रहेगी। वो थ्रेड होते हैं हमारी, जो हम हमेशा कनेक्ट रखते हैं। हम एंसेस्ट्रल कर्स की बात करते हैं, दादा परदादा ने किया हुआ पाप बच्चे भुगत रहे हैं। कहते हैं पितृदोष है। ठीक है ना। तो पहले तो बात हर एक ने आजकल बना लिया पितृदोष है। पितृदोष ऐसे नहीं होता। आप देखिए कि आपका, मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपका जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं, देखिए कितना मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। वो मैलेफिक प्लैनेट्स अपना नहा धो के सुबह पूजा करके मैलेफिक प्लैनेट्स जो भी हैं, आप देखिए, एक प्रश्न चार्ट बनाइए, प्रश्न देखिए, देखिए आपको आंसर क्या मिलता है। आपके प्लैनेट्स आपको बताएंगे पितृदोष है कि नहीं। हर एक को पितृदोष नहीं होता, लेकिन अगर आपके दादा परदादा या किसी ने भी कुछ बुरा काम किया, किसी लेडी के साथ भी बुरा काम किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया, वहां पे सारी लेडीज दुखी हैं, हस्बैंड दूर रहता है, आता नहीं है, बेटी का घर नहीं बसा हुआ, जेठानी ने आत्महत्या कर ली, हर जगह पे लेडी 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 ही दुखी है। तो मैंने बोला मुझे कुंडली दिखाओ पहले आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, कुछ कर्स है। मैंने उनको रीडिंग में बता चुकी थी, मैं साइकिक में, पर मैं कंफर्म करना चाह रही थी। जब उन्होंने कुंडली भेजी, इट वाज एन एंसेस्ट्रल कर्स।
और वो ये था कि उनके दादाजी ने किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो वो जाने से पहले कुछ श्राप दे गई, मनी मन कोस के चली गई या कुछ करके चली गई, तब से वहां कोई लेडी ठीक ही नहीं रही। तो ये एंसेस्ट्रल कर्स होते हैं। अब आप बताएंगे कि वो तो मर गए, तो कर्स क्यों चल रहे हैं अभी तक? वो एनर्जी चल रही है, एनर्जी चल रही है, ठीक है ना। अब एनर्जी जो चल रही है वो आपको किसी भी रूप में दिख सकती है, वो एक फॉर्म में भी दिख सकती है, ह्यूमन फॉर्म में या एनिमल फॉर्म में। तो एनर्जी कभी डाई नहीं होती है, तो कभी नहीं अगर मरती। ऐसे अगर देखें तो जो उनके एंसेस्टर्स जो कर्ज चला आ रहा था, जो दोष चला आ रहा था, उसको कट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, उसकी रेमेडीज होती हैं, उसकी रेमेडीज होती हैं, किया जाता है उसको। तभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप सोचिए कि आपने कर लिया और आप पूरी जिंदगी आराम से रहे, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या पता कि आपके बच्चे और उनके होने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। अच्छा, अभी आपने दिव्या जी बताया कि आपका जो है ज्यादातर डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्शन होता है। जी तो जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं माँ दुर्गा के 9 हाथ हैं, माँ काली ने वो मुंडों की माला पहनी जी हुई जी है जी हाँ। है ना? और इस तरीके की हम बहुत सारे ऐसे तस्वीर देखते हैं। तो मुझे हमेशा बचपन से हमेशा यही थॉट आता था, कैसे पॉसिबल है कि 9 हाथ होंगे, या हमेशा कोई वो मुंडों की माला पहनकर कैसे रह सकता है, जीभ निकाल कर बात कैसे करेंगी, अगर जीभ निकली हुई है खा कैसे सकती, मतलब ये मेरे बचपन से सोचती आती थी। अब तो बड़ी हो गई, मतलब थॉट्स ये बचपन से थे मेरे। तो अच्छा आप इसको देखिए, क्लियर अब कीजिए। मैं देखिए, आपने जो देखा है ना चित्रित रूप में, वही कह रही हूँ, विजुअल इफेक्ट ज्यादा। एक्चुअली आप एनर्जी को कैच कीजिए। एक ही औरत है, वही माँ है, वही बहन है, वही पत्नी है, वही भाभी है, ठीक है ना। अलग एक ही औरत है, रूप अलग अलग है। एनर्जी के बेस पे ही शिव और शक्ति के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, ठीक है ना। जहाँ पे वो घर को बहुत अच्छे संभाल के बचत करती है, घर में हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, तो लक्ष्मी रूप है। वहीं खाना बनाती है तो अन्नपूर्णा हो गई। वहीं अगर उसे गुस्सा चढ़ जाए, तो मतलब असली में ऐसी कोई देवी नहीं है? असल में नहीं, आप देवी को आप जिस रूप में चाहेंगे। देखिए एक बात बता रही हूँ, वेदों में एक बहुत अच्छा वाक्य है, ऊर्ध्वमूलम शाखम। हमेशा आप देखिए, पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो उगते हैं उनकी जमीन में जड़ होती है, और पेड़ शाखे तने फूल ऊपर होते हैं। पर यहाँ पे उल्टा है, हमारी जड़ ये है, यहाँ पे पिनाकल ग्रैंड है, ये थर्ड आई चक्र है। पिनाकल ग्रैंड जो हमारी होती है वही होती है यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। थर्ड आई का ये बेस माना जाता है, ठीक है ना। तो तिब्बत के लामा के बारे में अगर आप जाने, तो वहाँ पे वो एक ऑपरेशन करते थे तिब्बत के लामा, जिससे थर्ड आई चक्र खोला जाता था। वो काफ़ी दिनों तक उसको बंद अंधेरे कमरे में रखना, और फिर उसको ऑपरेशन करना, तरह तरह के हर्ब्स लगाना, जिससे कि वो ऑरा स्कैन करते थे। फिर उसके बाद वो मेन मठाधीश के साथ रहते थे ऑरा स्कैन करने के, कि जो व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है वो कैसा है। ऐसे ही आज भी कई लोग हैं वहाँ पे जो ऑरा से बीमारियों को स्कैन करते हैं, कि आप बीमार हैं, कि आप ठीक हैं, कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ये ऑरा स्कैनिंग में होता है। इसमें हमारा कनेक्शन होता है यूनिवर्स से, ठीक है ना। यूनिवर्स से कनेक्शन जब हमारा होता है, तो वहाँ से हमें जो चैनल्ड एनर्जी मिलती है, मैसेज मिलते हैं, जो भी आप कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, उसके माध्यम से आप कोई कल्पना करेंगे तो वही होगी। मैनिफेस्टेशन क्या है? आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग गई, और आपकी लॉटरी लग गई, तो आपने तो कल्पना की ना, वही चीज सामने आ गई आपके टिकट के रूप में, पैसों के रूप में। इसी तरह से हमारे यहाँ एनर्जी को इस तरह से चित्रित किया गया है कि एक ही शक्ति है जो तुम्हारे लिए या तो तुम्हें बचा सकती है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, तो या वो इस तरह से डिस्ट्रक्शन कर सकती है। हाँ, तुम्हें विद्या दे सकती है, तुम्हें लक्ष्मी, तुम्हें धन दे सकती हैं। ये चित्रित रूप है। एक्चुअल में देवी दिखती भी हैं, क्योंकि हम उसी रूप में उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अदरवाइज उनका कोई अपना कोई ऐसा अदरवाइज आप कैसे बताएं, आप कैसे कह सकते हैं मुझे? आप कहेंगी कि मेरे लिए दुर्गा जो देवी हैं, वो 2 हाथों में भोजन लेके मेरे पास आई। मैं कहूँ मेरे पास दुर्गा माता थी, महाकाली के रूप में मुंडमाला पहन के। वो एनर्जी है, लेकिन हमने किस रूप में मैनिफेस्ट किया है। और जिन्होंने ये चित्र बनाए, जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई, हैट्स ऑफ टू देम, कि उनकी एनर्जी कितनी ज्यादा कनेक्ट होगी यूनिवर्स से, जिन्होंने इस रूप में दिखाया कि ये दिखती हैं, देखो ये होती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो दिखती हैं इस तरह से, इसी तरह से दिखती हैं, पर मैं ये भी कहूंगी साथ में कि आप जिस भी रूप में मैनिफेस्ट करें, आप देखिए कितने आपको लोग मिल जाएंगे ऐसे। कोई कहेंगे मैं माता वैष्णो देवी गई थी, वहाँ मुझे छोटी सी बच्ची मिली, और उसने मुझसे खाना मांगा, मैंने उसे खाना दिया, मुड़ के देखा गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा दीदी का बेटा बैठा हुआ यहाँ पर, इसके साथ क्या हुआ, हम जमीन देखने जा रहे थे, जमीन खरीदी। तो मैंने इसको बोला तू जमीन लेने चल। इसने बोला कि मैं कैसे जाऊँ, अभी तो मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है। मैंने कहा तू चल। तो ये दुकान पे गया,
सामान ले रहा था और दुकान पे जैसे सामान लिया, एक बुढ़ी औरत आई, उन्होंने इससे बोला मुझे कुछ खाने को दे दो। इसने अपना सामान लौटा के, इसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, उसमें से खाने का सामान लेके उनको दे दिया कि मैं बाद में सामान ले जाऊंगा, दुकान पास में है। उनको दिया। उस लेडी ने उसको बोला तू बेटा जमीन खरीदने जा रहा है, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, ये आप, सच है? हाँ। और ये क्या हुआ, ही कॉल्ड मी, मौसी ऐसा हुआ। और उसके बाद ये बाहर निकला, देखा वहाँ कोई था नहीं। तो ऐसे तो मेरे साथ बहुत किस्से हो चुके हैं। मतलब मैं इथोपिया में थी, मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो मैंने देखा कि अक्रॉस द रोड खंबे के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, बुढ़ा सा आदमी, भिखारी था। मैंने उनको दिया, तो मैं एक पामिस्ट हूँ, तो मैंने देखा उनकी ना लाइफ लाइन थी ही नहीं। अच्छा। इतनी सी लाइफ लाइन थी, बस इतनी सी लाइफ लाइन। हाँ। अब मैंने उनको, जब उन्होंने दिया, मैंने कहा इनकी लाइफ लाइन तो है नहीं, ये जीवित कैसे हैं। अच्छा, और वो भी बुढ़ापे तक? और बहुत बुढ़े। मैंने उन्हें दिया और यकीन मानिए कि मैं अपने घर से, मेरा 25-30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं और मेरे प्रोफेसर मेरे साथ थे, इथोपियन प्रोफेसर, हम दोनों बात करते हुए जा रहे थे। उनका घर रास्ते में पड़ता था, वो चले गए, फिर मैं आगे निकली, वो मेरे घर के नीचे बैठे हुए थे, वो बुजुर्ग? वही बुजुर्ग। फिर उन्होंने हाथ किया। हाँ। और मैं उन्हें पहचानी कैसे, हाँ, फिर उन्होंने से क्या, मैंने कहा ये तो वही है। मैंने दोबारा दिया, मैं चुपचाप आ गई। तो मेरे साथ इस तरह के डिवाइन बहुत सारी चीजों को, मतलब आप कहेंगे ना तो मेरे का 20-22 एपिसोड बन जाएंगे ऐसे बता। इतनी सारी मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुकी है। मैं म्यूजिक टीचर बनी थी रामचंद्र स्कूल में, आनंद पर्वत पे, दिल्ली में। तो बहुत साल पहले की बात है। तो मैं कॉलेज भी पढ़ने जाती थी। तो उस टाइम मैं उतरी और मैंने कहा मैं पैसे तो लाई नहीं, तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। मैं ये सोचते सोचते जा रही थी और मैं स्कूल पहुंची। वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली हुई। मॉर्निंग असेंबली होते ही मैंने देखा ड्रम के पास ना 20 का नोट गिरा हुआ है। और मैंने कहा यहाँ तो कोई था ही नहीं। उस टाइम 20 रुपये बहुत होते, मतलब 10 रुपये मैं यूनिवर्सिटी जाके आ जाती थी। 10 रुपये में जाना, 10 रुपये में आना। तो मैंने उठाया, मैंने कहा ये किसका नोट है। मैंने अनाउंस करवाया, मैंने कहा किसका नोट है, किसी टीचर का। कोई नहीं आया, किसी ने क्लेम नहीं किया। और मैं उसी 20 रुपए के नोट से गई भी और आई भी। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक बार बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी, मेरे को याद भी नहीं किस चीज पे। बट सडनली, मतलब 4 मंजिल के घर में आप सोचो, सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। मैं उतर रही थी और एक औरत चढ़ रही थी, और वो औरत ने बस मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते दुखी मत हो, कुछ भी नहीं होगा। और मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने ऊपर कहा कि कौन थी, गायब थी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। इट्स अ रियली ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन और गॉडेस, आप समझ लीजिए। और जब मैं इथोपिया गई तो तब मैंने वहाँ पे एंजल्स को देखा, मतलब एंजल्स की फोटोग्राफ्स, वहाँ पे एंजल्स को मानते हैं। आपको मैं बता दूं कि दुनिया भर में जो क्रिश्चियनिटी है उससे भी 1000 साल पहले की क्रिश्चियनिटी इथोपिया में है। अच्छा। हाँ, ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। मैंने वहाँ पे एंजल्स को देखा, उनकी पिक्चर्स देखी जो मेरे घर में लगी थी। इनफैक्ट मैं यहाँ से जब इंडिया से जा रही थी तो मैं बहुत हैरान थी कि मैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट में जा रही हूँ जहाँ की लैंग्वेज, कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो मैंने यही पूछा था कि मैं जा रही हूँ, मुझे अकेले मुझे सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने पहला मैसेज यही आया था, तुम जाओ, मैं वहाँ पे शिव रूप में मिलूंगा। बिलीव मी, जो घर मुझे वहाँ पर हायर किया मैंने, कोई इंडियन रहता होगा, वहाँ पे शिव जी का एक कैलेंडर टंगा हुआ था। अच्छा। सो इट्स रियली डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर मी। मतलब मैं इस चीज को मैं मानती हूँ। तो दिव्या जी, आज आपसे बात करके बहुत सारी नई चीजें भी उजागर हुई, बहुत सारी चीजें मुझे पता थी, लेकिन उनकी डिटेलिंग जो थी आज आपने समझाई, वो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। मुझे लगता है जो आज ये हमारे व्यूअर्स हैं, दिव्या जी के इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि मौन जो हमारे साधु संत मुनि रहा करते थे, उसमें कितना पावर होता है। और हमें सबसे पहले मी टाइम, हमें खुद के लिए समय निकालना है। हम दुनिया के लिए जीते हैं, खुद के लिए भी हमें जीना है, क्योंकि सृष्टि पर हम अकेले आए। इस सृष्टि पर जब हम इस धरती को छोड़कर अकेले ही जाएंगे, तो अपने लिए समय निकालें, उस परमात्मा से जुड़ें और खुद को जानें, खुद के अंतरात्मा को सुनना शुरू करें। और दिव्या जी, हमारे व्यूअर्स को चलते चलते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि एक बारी ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना आपने पॉडकास्ट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए और इतने अच्छे चैनल से जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार ज़रूर आप ना खुद भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत इस चीज़ के बारे में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हम लोग इसलिए थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आजकल ना इस नाम पे धोखेबाजी बहुत होती है। तो जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, ह्यूज अमाउंट की, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज़्यादा करते हैं,
नहीं, आपकी ही सिक्स सेंस आपको पहचान करा देगी कि ये व्यक्ति सही है भी कि नहीं। और अगर आप इस लायक नहीं हैं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, क्योंकि इस चीज़ को अपने में जागृत कीजिए। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो दिव्या जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत अच्छी डिवाइन नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you. दर्शकों कहीं मत जाइएगा, अगले एपिसोड में हम दिव्या जी के साथ आज कंटिन्यू करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम एक ऐसा टॉपिक है जिसे जितनी गहराई से समझाया जाए उसकी लेयर उतनी ही निकलती जाती हैं। तो हम अगले एपिसोड में दिव्या जी के साथ ही आपको मिलेंगे ट्विन फ्लेम में डिस्कस करते हुए। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।